हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विजार्ड। और हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, इस चैप्टर में हमने थर्मल एक्सपेंशन तक कवर कर लिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन, थर्म टेम्परेचर एंड हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन, ये सब हम कवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कोशिश करेंगे कैलोरीमेट्री भी पूरा हो जाए। तो इन दोनों का आज हम ट्राई करेंगे पूरा करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर कहें हीट कैपेसिटी, इसको जानने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे हमें थोड़ा समझ में आएगा शायद। ठीक है, सपोज हमारे पास ये दो बीकर हैं और सपोज इसमें 100 ml वाटर है। क्या है? 100 ml वाटर है। अब हमें इसका टेम्परेचर राइज करना है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका जो भी अभी टेम्परेचर है 20 डिग्री और इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, अब अगर इसको हीट होने में 20 डिग्री सेल्सियस अप होने में टेम्परेचर 100 ml वाटर का टाइम लगता है फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड एग्जांपल। अब सेम एग्जांपल देखते हैं, मतलब सेम केस देखते हैं कि हमारे पास 100 ml टेम्परेचर वाटर है और इसका टेम्परेचर हमें डबल इंक्रीज करना है, यानी कि 20 की जगह कितना करना है, 40 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। तो अब हम देखते हैं कि इसको डबल टाइम लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड। ठीक है, यानी कि सेम क्वांटिटी थी बट हमने टेम्परेचर इस टेम्परेचर के मुकाबले डबल इंक्रीज किया, तो हमें डबल टाइम लग रहा है। अब अगर ऐसा ही केस हो और अब की बार हमारे पास क्वांटिटी डबल हो, हमारे पास 20 ml वाटर है और हमको इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है +20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर सेम इंक्रीज करना है, क्वांटिटी डबल हो गई है। तो अब भी हम देखेंगे कि टाइम जो है डबल लगेगा। टाइम क्या होगा? डबल लगेगा, 20 सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम सिर्फ वाटर की बात करेंगे तो क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी लिक्विड की या कहीं वाटर की हीट टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं? उसके मास पे, डिपेंड ऑन इट्स मास। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर पे कितना इंक्रीज कर रहे हैं हम, इस पर भी डिपेंड कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड कर रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब एक कंडीशन और देख लेते हैं। अगर सेम ये जो केस है, सेम हमारे पास सेम क्वांटिटी हो, हमारे पास सेम क्वांटिटी हो 100 ml, सॉरी ये 100 ml है, ये 200 ml, ये 100 ml क्वांटिटी हो बट ये वाटर नहीं है, इस बार कुछ और हो, कुछ भी ले लेते हैं इसको, इथेनॉल ले लेते हैं, इथेनॉल। ठीक है, अब इसका 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, तो क्या इसको सेम टाइम लगेगा, 10 सेकेंड लगेंगी? नहीं, इसको सेम टाइम नहीं लगेगा, यानी कि टाइम डिफरेंट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, या फिर कहीं हीट कैपेसिटी, हीट कितनी रिक्वायर्ड है एक टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, डेल्टा टी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वो मटेरियल क्या है, टाइप ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल, या फिर टाइप ऑफ मैटर कह लीजिए, टाइप ऑफ मैटर, इस पे भी डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मैटर। ठीक है, टाइप ऑफ मैटर। तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड किया था? डेल्टा क्यू, यानी कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है, वो किस पे डिपेंड की थी कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है, कितने मास का इंक्रीज करना है और किस मैटर का इंक्रीज करना है। इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब सपोज कोई भी एक्स मैटर है और इसका हमको टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज करना है, डेल्टा टी इंक्रीज करना है, और हमने इसको हीट प्रोवाइड की सपोज डेल क्यू। ठीक है, तो किसी भी एक गिवन सब्सटेंस या मैटर के लिए इनका जो रेशो है वो फिक्स रहेगा। क्या मतलब? डेल क्यू बाई डेल टी, यानी कि इतना टेम्परेचर चेंज के लिए इतनी हीट रिक्वायर्ड है, तो ये कांस्टेंट रहेगा किसी भी किसी एक मैटर के लिए। और इसी को हम क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, होता है हीट कैपेसिटी। बेसिकली हमने क्या निकाला है, ये दो चीज़ें तो हमें बता दें, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है, कितना मास है। टाइप ऑफ मैटर, यानी कि ये भी एक ये न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये इस क्वांटिटी से होगा,
ये फिक्स रहेगी, किसी एक सब्सटेंस के लिए ये फिक्स रहेगी, मतलब सब सब्सटेंस की, सब मैटर की अपनी एक अलग फिक्स रहती है, जो हमें बताती है कि भाई इतने टेम्परेचर चेंज के लिए, या कहीं फिर मान लो डेल टी इक्वल्स टू 30 डिग्री है, यानी कि हमें 30 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए, मान लीजिए इंक्रीमेंट के लिए 50 जूल चाहिए, ठीक है, तो 30/50, सॉरी 50/30, तो ये 1.66। अब यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी इसकी यूनिट क्या होती है, कैलोरी या फिर जूल, और इसकी क्या होती है, केल्विन, तो जूल पर केल्विन ये यूनिट होगी। तो इतना ये इसके लिए फिक्स है, ये इस चीज़ के लिए फिक्स है, जिसके लिए भी एक गिवन होगा। तो ये अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है, सबका मतलब फिक्स रहता है। ये सबसे ज़्यादा होता है, अगर हम लिक्विड में बात करें, ये सबसे ज़्यादा वाटर के केस में होता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हीट कैपेसिटी, ये जो इतना वर्ड था हीट कैपेसिटी होती है, यानी कि ये होता है कि भाई इतने टेम्परेचर चेंज के लिए इतनी हीट की या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये हीट एनर्जी होती है। पर अगर हम पर यूनिट मास का निकालें कि स्पेसिफिकली, ये तो था किसी एक लिक्विड के लिए कि स्पेसिफिकली 1 ग्राम या फिर 1 यूनिट मास के लिए कि कितने हीट की ज़रूरत होगी, 1 ग्राम यानी कि 1 यूनिट सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए कितने कैलोरी या कितने जूल की ज़रूरत होगी। तो इसको क्या करेंगे, इसको मास से डिवाइड कर देंगे 1/m, या फिर ऐसे कहिए कि ये ऐसा है हीट कैपेसिटी, तो इसको डिवाइड कर दिया अगर m से, तो ये क्या आ जाएगा, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से, ठीक है, स्मॉल s से। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि ये स्पेसिफिक है कि ये पर यूनिट मास की है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुई, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हुई 1/m del Q by del T, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अगर ये मास ना दे के मोल्स दे रखे हो कहीं पे, यानी कि मास मोल्स के टर्म में हो, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कहीं पे दे दिया हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू म्यू है, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लिखेंगे सी से डिनोट करेंगे, सी इक्वल्स टू 1/μ del Q by del T। और इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको बोलेंगे यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये था हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, अच्छा इसकी यूनिट होगी, यहाँ से देख लेते हैं, इसकी यूनिट होगी जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। ये जो सबसे ज़्यादा होती है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है, नेक्स्ट पेज देखिए, जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है वाटर के लिए, ठीक है। वो कितनी होती है, S इक्वल्स टू 4186.0 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। अभी कहीं कहीं पे ना कैलोरी और ग्राम में भी यूनिट होगी, तो देख लेते हैं इसको चेंज कैसे करते हैं, कैलोरी और ग्राम में। पहले जूल और कैलोरी का रिलेशन देख लेते हैं। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल, ठीक है। तो 1 जूल कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/4.186 कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, S इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4186 जूल की जगह क्या लिखेंगे, 1/4.186 कैलोरी इंटू केजी की जगह क्या लिखेंगे, केजी इनवर्स में ध्यान रखेंगे, तो केजी के लिए केजी यहाँ पे इनवर्स में, तो केजी के लिए लिखेंगे 1000, ग्राम इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे और कैलोरी इनवर्स, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा पॉइंट हटेगा, ऊपर 1000 आएगा और 1000 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो S की वैल्यू क्या आई, 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स कैल्विन इनवर्स, ठीक है, कैल्विन इनवर्स, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि डेल के यानी कि कैल्विन में और डेल सी यानी कि सेल्सियस में डिफरेंस जो है ना वो सेम स्केल पे होता है, यानी कि जैसे इनका चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, कैल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब ये समझिए
कि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो जितना इसमें चेंज होगा उतना ही इसमें चेंज होगा। यानी कि अगर सेल्सियस 2 यूनिट बढ़ता है, यानी कि पहले 25 था, पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, अब 27 हो गया है, अब 27 हो गया है, तो केल्विन कितना हो जाएगा? पहले जितना भी था, पहले कितना रहा होगा केल्विन? यहाँ पे 298 रहा होगा। केल्विन कितना रहा होगा पहले? 298.15। अभी कितना हो जाएगा? 27 हो गया, तो ये हो जाएगा 300.15। तो डेल सी पहले क्या था? 2 था, और डेल सी क्या था? 2 था, तो डेल के भी क्या आया? 2 आया। तो केल्विन और सेल्सियस में जो चेंजेस होते हैं वो सेम ही होते हैं, तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? एस इक्वल्स टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए 1 कैलोरी हीट की जरूरत होगी। सिंपल सी मीनिंग ये है, ठीक है। अब अगर हम इसको गैस के लिए बात करते हैं, हमने मोलर में इसका फॉर्मूला दे ही दिया था कि C इक्वल्स टू 1/μ डेल क्यू बाई डेल टी है। अब अगर हीट ट्रांसफर की जाती है और प्रेशर जो है कांस्टेंट रखा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रेशर जो है कांस्टेंट रखा जाता है। जब ये हीट दी गई तो प्रेशर कांस्टेंट रखा गया, प्रेशर कांस्टेंट। तो अब जो ये C होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट, इसको बोलेंगे Cp। क्या बोलेंगे? Cp, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। सिमिलर कंडीशन में अगर हीट दी गई और वॉल्यूम कांस्टेंट रखी गई, वॉल्यूम कांस्टेंट रखी जाए, कांस्टेंट रखी जाए, तो अब इसको बोलेंगे Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट लिख देते हैं यहाँ पे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? हम इसको कांस्टेंट क्यों रख रहे हैं? तो प्रेशर को या वॉल्यूम को देख लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा था, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम कुछ भी कांस्टेंट ना रखें, ठीक है, और हम इसको हीट दें, तो जरूरी नहीं है ना टेम्परेचर इंक्रीज हुई, हीट देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम कोई एक चीज़ कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम इंक्रीज होएगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ से ये बैलेंस हो सकता है, तो हो सकता है टेम्परेचर सेम बना रहे। तो अब क्या होगा? अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, मतलब किसी भी बर्तन को, जैसे हम कुछ खाना बना रहे हैं और हमने उसको ऊपर से ढक दिया है, इस तरह थोड़ा सा समझने के लिए समझ सकते हैं, या फिर बिल्कुल पैक कर दिया है, तो अब वॉल्यूम उससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकती है, तो वो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा तो उस प्रेशर से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और इसका उल्टा क्या था कि अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दें कि इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ सकता, तो वॉल्यूम के साथ साथ किसको बढ़ना पड़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ना पड़ेगा। अगर हम कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ती रहेगी, प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा, सिंपल सी चीज़ है। या फिर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होती रहेगी। तो इसलिए इनमें से कोई एक चीज़ कांस्टेंट रखना जरूरी है, और जब भी कोई कांस्टेंट होगा, जैसे प्रेशर कांस्टेंट है तो Cp बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Cv बोलेंगे। ये एक रिलेशन भी आएगा आगे जाके, आप पढ़ोगे इसको, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। वो अभी यहाँ का पार्ट नहीं है, तो इसको अभी यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे इतना ही था मोलर स्पेसिफिक। अब चलते हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री actually calorimetry means measure of the heat. What does it means? Measurement of heat, measurement of heat. तो अब जो डिवाइस इस हीट को मेजर करेगा, इस प्रोसेस को, मेजरमेंट ऑफ हीट के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैलोरीमेट्री, ठीक है। और जो डिवाइस इस हीट को मेजर करेगा उसको क्या बोलेंगे? यस, कैलोरीमीटर। क्या बोलेंगे? कैलोरीमीटर। और यहाँ पे हम इसको नाम से भी देख सकते हैं, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट, या फिर कहें एनर्जी, एंड मीटर इज यूज्ड फॉर समथिंग विच इज यूज्ड टू मेजर। सो इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द कैलोरी मीन्स एनर्जी, और वी कैन से विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट, इज नोन एज कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमेट्री या फिर कैलोरीमीटर हीट को मेजर करता है, और हीट का रिलेशन क्या है? जो अभी हमने देखा था कि भाई हीट जो डेल्टा क्यू है वो डिपेंड करती है किस किस चीज़ पे? डेल टी पे, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है, मास पे, और थर्ड वन है स्पेसिफिक हीट पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। तो अब इनका रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन होता है एक्चुअली डेल क्यू, यानी कि जो हीट प्रोवाइड की गई वो इक्वल टू होगा एम एस डेल टी,
अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे पहले इंडिविजुअल समझते हैं इसको। जैसे ये एक वाटर है, इसमें इस वेसल में वाटर है, और जो कि है कितना 200 ग्राम है, ठीक है। 200 ग्राम वाटर है, लिख लेते हैं नाम, वाटर है। और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, +50 डिग्री। और इसको ऐसे ही हमने ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया है, और इसका टेम्परेचर कुछ देर बाद अपने आप डिक्रीज होकर 30 डिग्री रह गया है। कितना रह गया? 50 डिग्री से कितना रह गया? 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन हुआ है, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, तो इसने हीट लॉस की होगी, इट डिसिपेट द हीट। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, ये हमने पहले बात की थी, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन या सेल्सियस स्केल में सेम ही रहता है। तो ये कितना हुआ? 20, ठीक है। इसको 20 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए या 20 केल्विन, इट डजेंट मैटर, ठीक है। एम मास कितना है इसका? 200 ग्राम। और अगर इसको हम केजी में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0.2 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे एस की वैल्यू होगी एज इक्वल्स टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर जूल में बात करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी 4.18, या फिर कहीं कहीं पे 4.2 भी लिखा मिलेगा आप लोगों को, इंटू 10⁻³ जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस या केल्विन, कुछ भी लिखा मिले। बताया था टेम्परेचर डिफरेंस सेम होते हैं दोनों में। तो अब इसको सोल्व करेंगे, इस वैल्यू को लेके सोल्व करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी रहता है क्योंकि 1 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? डेल क्यूब टोटल हीट कितनी आएगी? एम मास कितना है? 200 ग्राम इंटू 1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 20। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? 4000 कैलोरी, ठीक है। आंसर कैलोरी में आएगा, ये सिस्टम यूज किया है। अगर फिर भी कोई पूछे या फिर आंसर या ऑप्शंस जूल में दिए गए हों तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये याद रखिएगा कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.18 या फिर 4.2, कोई भी यूज करे, 4.18 जूल, ठीक है। तो ये कैलोरी को जूल में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा? डेल क्यू इक्वल्स टू 4000 इंटू 4.18 जूल, ठीक है। आगे सोल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा जूल में। ये हमने वो पार्ट देखा जब वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। अब यहीं पे दूसरा पार्ट ले लेते हैं। हमारे पास दोबारा से फिर वाटर ही है, और ये लो टेम्परेचर पे है, ये 15 डिग्री सेल्सियस पे है, पॉजिटिव 15 डिग्री सेल्सियस पे। और इस बार हीट इसको ओपन एटमॉस्फेयर में रखा तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया और कितना हो गया? फिर से वही 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ होगा? इसने हीट एक्सेप्ट की होगी, ठीक है। तो अब की बार डेल क्यू कैसे निकालेंगे? डेल क्यू इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था? एम एस डेल टी, ठीक है। इनको लिख लेते हैं अलग अलग। सेम अमाउंट ऑफ वाटर है 200 ग्राम, तो एम की वैल्यू क्या हुई? 200 ग्राम। एस की वैल्यू हमें पता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और डेल टी कितना हुआ? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस हुआ 30 - 15, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आया, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी कितनी आ गई? डेल क्यू इक्वल्स टू 200 इंटू 1 इंटू 15, तो ये आई 3000 कैलोरी। तो इस बार इतनी एनर्जी इसने एक्सेप्ट की है, रिसीव की है, ठीक है। अब क्या होगा? अब इन दोनों केस को हम मिला देंगे, एक जगह मिला देते हैं दोनों केसेस को। उन दोनों केसेस को हम थोड़ा सा एक जगह कंबाइन करके देखते हैं क्या होगा। कि हमारे पास पहले 2 बीकर थे, ठीक है, और एक का टेम्परेचर कितना था? 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। और एक का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अमाउंट अभी सेम रखते हैं, सिंपल आगे बढ़ेंगे, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। अमाउंट सेम ही है, दोनों 200 ग्राम है, ये भी 200 ग्राम, ये भी 200 ग्राम, ठीक है। और इन दोनों को मिक्स कर दिया, एक बीकर में डाल दिया दोनों को, ठीक है। क्वांटिटी कितनी हो गई है? 400 ग्राम। तो अब ये बताना है हमको इनका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, टी फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा।
देखो ये तो सिंपल है, हमने अभी देखा है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका डिक्रीज होगा, तो कहीं बीच में ही होगा। तो इसका डिक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होगा, यानी कि ये हीट रिसीव करेगा, ये हीट देगा, यानी कि इस तरह समझ लीजिए ये हीट देगा और ये रिसीव करेगा, यानी कि जितनी हीट ये देगा, इसको सिस्टम 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो डेल Q2 जितनी हीट ये देगा उतनी ही ये रिसीव करेगा, और कोई सोर्स तो है नहीं, और कहाँ से करेगा, मतलब हमने इसको आइसोलेट कर दिया है अभी एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम पहले, डेल Q1 इक्वल्स टू डेल Q2, जितनी हीट Q2 देगा उतनी ही तो Q1 लेगा, ठीक है। तो डेल Q1 क्या होगा फॉर्मूला के हिसाब से, ये होगा M1 S, क्योंकि सेम है दोनों वाटर हैं तो ऐसे आएगा, अगर अलग अलग सब्सटेंस होते तो S1 S2 आ जाता, ठीक है। डेल T1 लिख लेते हैं इसको, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस हमें पता नहीं है क्योंकि फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है, इक्वल्स टू M2 S डेल T2, ठीक है। हेयर M भी बराबर है तो सीधा वैल्यू लिख लेते हैं हम, तो M1 कितना है 200, S कितना है 1, और टेम्परेचर डिफरेंस इसको भी लिखते हैं, इक्वल्स टू M2 कितना है 200, S कितना है 1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, पहले वाले में हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो TF माइनस 15 डिग्री, यानी कि TF फाइनल टेम्परेचर है और ये 15 कम है, तो TF माइनस 15 डिग्री। और इधर क्या होगा, हमें पता है TF कम होगा, 50 से कम होगा क्योंकि इसका डिक्रीज हुआ होगा, तो यहाँ लिखेंगे 50 माइनस TF, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 200 और 1 से 201 कैंसिल, ठीक। तो आगे सोल्व करेंगे, क्या बचेगा, TF माइनस 15 इक्वल्स टू 50 माइनस TF, ठीक है। TF इस साइड आ जाएगा, 15 इस साइड चला जाएगा, तो क्या बचेगा 2TF इक्वल्स टू 50 प्लस 15, यानी कि कितना हो गया 65। तो TF क्या आ जाएगा यहाँ से 65 डिवाइड बाई 2, दैट इज 32.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये फाइनल टेम्परेचर होगा, ठीक है। ये समझ में आई यहाँ तक बात। अच्छा पहले इसमें इसी में थोड़ा सा एक्सचेंज करके देखते हैं कि सपोज इस केस में इसकी क्वांटिटी 200 की जगह कुछ और होती है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे 300 होती, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे, ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या है 300 आ जाता, तो ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता है 300 TF माइनस 15, और उधर क्या आता सेम 250 माइनस TF, ठीक है। आगे तो सिंपल था, 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे बचता 3TF माइनस 45, और इधर क्या आता 100 माइनस 2TF, 2TF इधर आएगा, 45 इधर जाएगा, क्या बनेगा 5TF इक्वल्स टू 145, तो फाइनल TF क्या आएगा होगा 29 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, मतलब क्वांटिटी अगर ज़्यादा अलग होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मटेरियल या फिर सब्सटेंस दूसरा हो तो S की जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी, सपोज ये वाटर है, ये कुछ और हो और इसकी S की वैल्यू 2 हो, वैसे 2 नहीं, 1 से ज़्यादा तो नहीं, वाटर से ज़्यादा नहीं है, मान लो 0.5 हो, तो वो यहाँ पे रख देंगे, तो ये सिंपल हो जाएगा। अभी चेंज ऑफ स्टेट्स के भी कई क्वेश्चन आएंगे, उनको अभी हम पहले टॉपिक कवर कर लेते हैं अपना चेंज ऑफ स्टेट अगली वीडियो में, उसके बाद समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू दोस्तों।